कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के कोस्ट के पास एक बिल्कुल अलग और सुनसान आइलैंड पर, जहां माइकल अकेला रहता है। वहां पर आसपास कोई भी नहीं रहता, सिर्फ हवा की आवाज और समुद्र की तेज लहरें सुनाई देती हैं। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी है जो हमेशा उसके पास बैठा रहता है। हर हफ्ते जेसी और उसके अंकल एक छोटी सी बोट से उसके लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उन दोनों से बचने की कोशिश करता है। उनकी तरफ देखना तक नहीं, दरवाजा खोलने से भी बचता है, मानो लोगों से दूर रहना उसकी आदत बन गई हो। एक दिन जैसी जब क्रेट घर के बाहर रख के जा रही थी, तब उसने क्रेट के ऊपर छोटा सा गिफ्ट भी रख दिया। वो गिफ्ट छोटा भले ही था, लेकिन दिल से दिया गया था। बोट धीरे धीरे दूर चली गई। तब माइकल घर से बाहर निकला। उसने बिना कुछ बोले क्रेट उठाया और गिफ्ट को जमीन पर छोड़ दिया। उसे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था। पूरा दिन वो घर के अंदर बैठा शराब पीता रहा। टेबल पर चेस बोर्ड लगा हुआ था और वो खुद के साथ ही चेस खेल रहा था। अगले हफ्ते जेसी ने हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ क्रेट नहीं रखी, बल्कि दरवाजे पर नॉक भी किया। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला, क्रेट को पकड़ा और तुरंत दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जेसी ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। उसने फिर से वो तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि आप कभी हेलो क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हो? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेसी के पैर को जोर से हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। जेसी ने जोर से कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर वो वापस बोट की तरफ चली गई। गिफ्ट फिर से दरवाजे पर ही पड़ा रह गया। बोट पर उसके अंकल को मौसम का अलर्ट मिला। तेज तूफान आने वाला था। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी। जेसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी बोट में चढ़ी और उसे चलाने लगी, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि उसका चप्पू पानी में गिर गया। उसके अंकल ने चप्पू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरों की वजह से उनकी बोट भी पूरी उलट गई। आइलैंड पर कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। तब माइकल का ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत बाहर दौड़ा। भागते वक्त उसने गलती से गिफ्ट को लात मार दी। फिर वो अपनी बोट पर चढ़ा एक स्लाइड जैसी जगह से फिसलकर नीचे पानी तक गया और इंजन स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ा। जैसी पानी के ऊपर आई, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। वो तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरों ने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया और वो बेहोश हो गई। माइकल ने बिना ज्यादा सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने जाल को पकड़कर खोला, उलझे हुए हिस्से सुलझाए और जेसी को आजाद किया। उसने जेसी के अंकल को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल जेसी को अपनी बोट में ले आया, उसे तुरंत सीपीआर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार जेसी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। शाम को जेसी माइकल के बेड पर होश में आई। उसने आंखें खोलते ही अपने अंकल के बारे में पूछा। माइकल ने धीरे से सच बताया। ये सुनते ही जेसी रो पड़ी। पूरा दिन वो बेड पर ही लेटी रही। माइकल चुपचाप काउच पर सो गया। सुबह माइकल ने उसका एंकल चेक किया। वो सूजा हुआ था और जाल की वजह से कट भी पड़ गया था। जेसी ने पूछा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या किसी को पता भी है मैं यहाँ पर हूँ? माइकल ने बस इतना कहा कि आराम करो। जब माइकल पानी लेने गया, जेसी अचानक गुस्से में बोली कि मुझे इस आइलैंड से वापस अपने घर जाना है। उसने बताया कि मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन माइकल जानता था कि लड़की की माँ मर चुकी है और उसका बाप तो उससे कभी मिला ही नहीं, तो कोई परिवार नहीं है तुम्हारा। माइकल बाहर गया तो जेसी ने बेड छोड़ा और उसके डेस्क में कुछ ढूंढने लगी। उसे वहाँ पर एक चाकू मिला। माइकल के कदमों की आवाज सुनकर वो जल्दी से बेड पर वापस आई और चाकू को पिल्लो के नीचे छुपा दिया। रात को जेसी को एक बुरा सपना आया। वो डरावनी आवाजें निकालने लगी। माइकल ने उसे चेक करने की कोशिश की और जैसे ही उसने जेसी को छुआ, वो झट से उठ गई और चाकू उसकी तरफ कर दिया। माइकल ने शांति से कहा कि सिर्फ सपना था। फिर उसने उसे सिखाया कि चाकू को कैसे सही तरीके से पकड़ते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका। दिन बीतने लगे। माइकल उसका ख्याल रखता रहा। उसे बाथरूम तक उठाकर ले गया, खाना बनाया, दवाई दी और उसके घाव साफ किए। धीरे धीरे जेसी बाहर चलने लगी और कुत्ते के साथ वक्त बिताने लगी। माइकल को ये देखकर अच्छा लगा। एक दोपहर जेसी ने पूछा कि वो उसके अंकल को कैसे जानता था। माइकल ने बताया कि हम दोनों फौज में एक साथ काम करते थे। जेसी को एहसास हुआ कि वो तो अपने सामने खड़े आदमी का नाम तक नहीं जानती और माइकल ने भी अपना नाम बताने से मना कर दिया। फिर जेसी ने कुत्ते का नाम पूछा, लेकिन माइकल ने कहा कि उसका भी कोई नाम नहीं है, तो जेसी ने कुत्ते का नाम जैक रख दिया। जेसी ने चेस बोर्ड देखा और कहा कि तुम आसानी से हार जाओगे।
हाथी गलत जगह पे है। खैर माइकल ने ज्यादा ध्यान न देते हुए लड़की के पैर को फिर से देखा। पैर में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसने लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से मना किया और कहा कि जरूरत की चीजें मैं खुद लेकर आऊंगा। अब माइकल बोट से मेनलैंड गया। तब जेसी ने उसके डेस्क पर एक ड्राइंग देखी। उसने जेसी और जैक की तस्वीर बनाई थी। जब उसने ड्रॉअर खोला तो पता चला कि माइकल ने उसका दिया हुआ तोहफा खोला था। अंदर एक स्नो ग्लोब था जिसमें लाइट हाउस बना हुआ था, बिल्कुल आइलैंड वाले लाइट हाउस जैसा। उधर लंदन में एक गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान मैनाफोर्ट नाम के एक आदमी को डांटा गया। उसने एक सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है थिया। ये प्रोग्राम थिया यूके के हर फोन और कैमरा से डेटा कलेक्ट करता था। मैनाफोर्ट ने बताया कि हमने बहुत सारे हमले रोके हैं, इससे बहुत सारे टेररिस्टों को पकड़ा है। बाद में वो प्राइम मिनिस्टर से मिला। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्डिंग बंद की और एक डील की। प्राइम मिनिस्टर ने मैनाफोर्ट से कहा कि पब्लिक के सामने हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखो तुमने काम ठीक किया है, लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि जो उनके फोन और कैमरा देख रहे हैं वो सरकार भी देखे। पब्लिक के सामने तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, तुम्हारी जगह रॉबर्टा लेगी, लेकिन सबकी नजरों से दूर तुम थिया प्रोग्राम को अब भी चलाते रहोगे। इसके लिए मैनाफोर्ट मान गया। उधर स्कॉटलैंड में माइकल एक फार्मेसी गया और कैमरास से बचने की पूरी कोशिश की। फिर वो कपड़ों के स्टोर में गया और जल्दी से बहुत सारे कपड़े उठा लिए ताकि वो कैमरा में न दिख जाए। बाहर निकलते वक्त कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थी और कैमरा में उसकी फोटो आ गई। ये फोटो जैसे ही थिया डेटाबेस में गई, अलर्ट जारी हो गया। उसे एक बेहद खतरनाक टेररिस्ट के रूप में मार्क कर दिया गया। रॉबर्टा ने तुरंत एक असॉल्ट टीम भेज दी। आइलैंड पर वापस जाकर माइकल ने जेसी के एंकल पर सही से पट्टियां बांधी, उसे कुछ दवाइयां दी और मिठाइयां भी। उसे कुछ कपड़े भी दिए जो बिल्कुल सही फिट आ गए। रात को खाना खाते वक्त माइकल ने बाहर एक आवाज सुनी। जब उसने दूरबीन से देखा तो एक बोट आइलैंड की तरफ आ रही थी। माइकल ने जेसी से कहा कि जल्दी से बाथरूम में खुद को बंद कर लो और आवाज मत करना, जिसके बाद जेसी चाकू लेकर बाथरूम में गई। माइकल भी एक ब्लेड लेकर बाहर गया। सोल्जर्स बोट से उतरकर घर की तरफ आए तो माइकल ने एक रस्सी काट दी। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरा। अचानक एक नेट भी एक्टिवेट हो गया जिसने एक फौजी को पकड़ा और पानी में घसीट लिया। फिर माइकल ने एक बहुत तेज लाइट ऑन कर दी। फौजियों ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे तो वो थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से वो नाइट विजन गॉगल्स हटाए और गोलियां चलाई माइकल को भागता देखकर। एक फौजी उसका पीछा करता हुआ पहाड़ी पर चढ़ा। माइकल ने पीछे से लालटेन तोड़कर उसके सर पर दे मारी और फ्लेयर गन से गोली चलाकर उसके शरीर में आग लगा दी। दूसरा फौजी ऊपर आया तो माइकल ने चाकू से उस पर वार करके उसे नीचे धकेल दिया। इसी बीच एक और फौजी घर के अंदर घुसा और जैक ने तुरंत उस पर झपट कर जोरदार हमला कर दिया। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद फौजी ने जैक को गोली मार दी और वो मौके पर ही मर गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। फिर वो बाथरूम के दरवाजे पर आया और जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसने आसानी से जेसी के हाथ से चाकू भी छीन लिया। उसने जेसी के दोनों हाथ पकड़े और जबरदस्ती उसे उठाकर बाहर ले गया। गैराज के अंदर एक और फौजी माइकल को ढूंढने लगा। वो इधर उधर देख रहा था, अंधेरे में टॉर्च घुमा रहा था। माइकल छुप कर खड़ा था और जैसे ही फौजी आगे बढ़ा, माइकल ने एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया। ऊपर से एक बड़ा लोहे का हुक तेज रफ्तार से आया और सोल्जर के शरीर को चीर कर निकल गया। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ हवा में लटक गया। माइकल ने रस्सी को कस के बांध दिया ताकि वो लटका रहे। फिर माइकल तुरंत साइड से अंधेरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद एक नया सोल्जर वहां पर पहुंचा। माइकल बिना वक्त गवाए उस पर कूद पड़ा। उसने उसका हथियार छीन लिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। माइकल ने उस सोल्जर को 3 बार चाकू मारा, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। वो बहुत ताकतवर था। आखिरकार माइकल ने पास में पड़ा हुआ एक चप्पू उठाया और उसके सर पर जोर से मारा, जिसके बाद वो फौजी लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। माइकल ने चप्पू उसकी गर्दन पर जोर से दबा दिया जब तक उसकी सांस रुक नहीं गई। तभी अचानक से माइकल को जेसी की तेज चीख सुनाई दी। उसकी आवाज दर्द और डर से भरी हुई थी। माइकल ने तुरंत मरे हुए सोल्जर की गन उठाई और भागते हुए बाहर आया। उसने किडनैपर के पैरों पर गोली मारी ताकि वो गिर जाए। गोली लगते ही वो आदमी गिर गया। जेसी साइड में हट गई। अब माइकल को क्लियर शॉट मिला तो उसने आखिरी फौजी को भी खत्म कर दिया। नजदीक से देखने पर माइकल को पता चला कि एक फौजी के कपड़ों पर छोटा कैमरा लगा हुआ है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था।
माइकल ने उसका पूरा इक्विपमेंट उठाया, फिर जेसी से कहा कि थोड़ी देर रुकना। माइकल घर के अंदर गया, वहाँ उसने जैक को जमीन पर पड़ा देखा। जैक बिल्कुल शांत था। माइकल उसके पास बैठा, उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। फिर उसने किसी को फोन किया और धीरे से कहा कि मैं आ रहा हूँ और मेरे पास बैगेज है। कॉल खत्म होते ही उसने फोन की बैटरी निकाल दी ताकि कोई सिग्नल को ट्रेस न कर सके। फिर माइकल और जेसी सोल्जर की बोट पर बैठे और आइलैंड को छोड़ दिया। समुद्र में घप अंधेरा था, लेकिन दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही वक्त में रॉबर्टा को पता चला कि उसकी टीम हार गई है। उसने तुरंत एक स्पेशल एजेंट को भेजने का ऑर्डर दिया। साथ ही अपनी टीम से कहा कि जेसी का बैकग्राउंड निकालो, पता करो वो कौन है। सुबह तक माइकल और जेसी स्कॉटलैंड पहुंच गए थे। जेसी ने देखा कि माइकल के कपड़ों पर खून लगा है और उसका जख्म खुल गया था। वो बोली कि तुम्हारा खून बह रहा है। माइकल ने शांत आवाज में कहा कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। दोनों शहर के बीच में चुपचाप घूमने लगे। उन्होंने कैमरा से बचने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें गाड़ी दिखी जो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन किसी और की गाड़ी है, चाबी तो नहीं है उनके पास। अब माइकल ने जेसी को बंदूक चलाना सिखाया। उसने कहा कि गार्ड बन के खड़ी रहना और ध्यान रखना। फिर वो सामने वाले घर के अंदर घुस गया। अंदर जाकर वो कार की चाबी ढूंढने लगा। तब एक छोटे बच्चे ने उसे देख लिया और डर गया। अचानक घर का मालिक दरवाजे पर आया और माइकल पर बंदूक तान दी। हालात खराब हो गए, लेकिन पीछे से जेसी ने हिम्मत दिखाई। उसने उस आदमी को मजबूर किया कि माइकल के घाव का इलाज करे। इसी बीच रॉबर्टा की टीम का एक टेक्नीशियन बोला कि जो टेररिस्ट प्रोफाइल पहले दिखा था वो नकली है। किसी ने सिस्टम के अंदर ये प्रोग्राम किया था कि एक खास चेहरा कैमरे पर आए तो अलर्ट दिखे। कोड खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। जब उसे कुछ गड़बड़ लगी तो टेक्नीशियन ने थोड़ी छानबीन की। अब स्क्रीन पर माइकल की असली प्रोफाइल आई। लिखा था कि वो तो एक लड़ाई में मारा गया। रॉबर्टा ने कहा कि कोई हमें अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर कर रहा है। टेक्नीशियन ने उसकी मिशन फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने मैसेज दिया कि ये फाइल मौजूद ही नहीं है। तभी सिस्टम ने स्कॉटलैंड से 911 का एक कॉल पिक किया। एक लड़का रो रहा था, ये कहते हुए कि उसके पापा को एक आदमी और लड़की ने पकड़ लिया है। रॉबर्टा ने तुरंत नई टीम भेजी और साथ में पहले वाले एजेंट को भी भेजा। उधर मैनाफोर्ट अपने सॉफ्टवेयर से सब कुछ देख रहा था। उसने रिकॉर्डिंग चेक की और शॉक हो गया कि माइकल जिंदा है। जब उसने सुना कि रॉबर्टा एक खास एजेंट को भेज रही है, उसने उस एजेंट को पहले कांटेक्ट किया और कहा कि ये ब्लैक ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। एजेंट वर्कमैन पहले से उसका वफादार है तो वो तुरंत मान गया। मैनाफोर्ट ने ऑर्डर दिया कि माइकल और जेसी दोनों को मार दो। घर के मालिक ने माइकल के घाव को बंद किया। वो वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया। ओनर के बेटे ने मान लिया कि मैंने ही पुलिस को फोन किया था। पुलिस को ऑर्डर था कि वो हमला ना करे, लेकिन जैसे ही ओनर दरवाजा खोलने भागा, वॉकमैन ने सीधा उसके सर में गोली दाग दी। माइकल ने सही वक्त पर लड़के को रोक लिया, वरना वो भी मारा जाता। वर्कमैन ने पुलिस की गाड़ियों पर लगातार गोलियां चलाकर उन्हें तोड़ दिया। वहीं माइकल और जेसी पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन तभी दो पुलिस वाले सामने आ गए। माइकल अकेला दोनों से भिड़ गया और कुछ ही सेकंडों में दोनों को बेहोश कर दिया। तीसरा पुलिस वाला बाहर आया तो माइकल ने सीधा एक मुक्का मार के उसे भी गिरा दिया। उसने पुलिस वाले के हथियार भी उठा लिए। बाकी पुलिस वाले जब रोकने के लिए आए तो माइकल ने पेपर स्प्रे और टेजर से सबको गिरा दिया। आखिरी पुलिस वाले ने तो लड़ने की कोशिश भी नहीं की। माइकल ने उससे सीधा चाबी ले ली। अब दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर भागने लगे। बाहर निकलते वक्त माइकल से कुछ गाड़ियां टकरा गई, लेकिन वो फिर भी बचकर निकल गया। रॉबर्टा कैमरास पर सब कुछ देख रही है। उसने वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिए थे। वर्कमैन पुलिस कार का पीछा करने लगा। उसने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मारी। माइकल ने स्पीड बढ़ा दी तो वर्कमैन ने गोली चलाई। खिड़की तो टूट गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। फिर उसने 2-3 और टक्कर मारी। जंगल के रास्ते दोनों गाड़ियां चलती रही। माइकल ने अचानक से तेज मोड़ लिया ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वर्कमैन भी तेज था। उसने तुरंत फॉलो किया और फिर से टक्कर मारी। वर्कमैन ने फिर गोली चलाई। माइकल ने गाड़ी को जिगजैग चलाकर बुलेट्स को मात दे दी। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही वर्कमैन आगे निकला, माइकल ने उसकी गाड़ी को जोर से साइड से मारा, जिससे गाड़ी पलट कर गिर पड़ी। माइकल ने ये पक्का किया कि उसकी गाड़ी रोड से बाहर हो जाए। फिर वो और जेसी वहां से निकल गए। कुछ मीलों बाद उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिला। माइकल ने कहा कि अब गाड़ी बदलनी पड़ेगी।
उधर जंगल में वर्कमैन अभी भी जिंदा है। वो धीरे धीरे रोड पर चलने लगा। तब एक पुलिस कार और एक आम आदमी की गाड़ी ने रोड ब्लॉक कर दिया। वर्कमैन ने तुरंत पुलिस ऑफिसर को गोली मारी और सिविलियन को मजबूर किया कि गाड़ी दे दे। ऑफिस में रॉबर्टा ने मैनाफोर्ट को कॉल किया और पूछा कि क्या तुम माइकल को जानते हो। मैनाफोर्ट ने बताया कि सालों पहले उसने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ब्लैक काइट्स। ये बेहद खतरनाक एजेंट्स थे जो सीक्रेट मिशन करते थे बिना किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के। माइकल उन्हीं एजेंट्स में से एक है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी। एक दिन उसे एक दूसरे देश में इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने भेजा गया, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट झूठी लिखी और गायब हो गया। मैनाफोर्ट को शक था कि शायद माइकल दुश्मनों के साथ मिल गया था। उसने रॉबर्टा से कहा कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो उसे रोकने के लिए। बाद में रॉबर्टा ने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट सिस्टम को हैक करवाया। फाइलें खुलने लगी। उसने देखा कि माइकल ने एक ईरानियन साइंटिस्ट को भागने में मदद की थी। साइंटिस्ट ने उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जानकारी दे दी। ऑर्डर ये था कि उसे मार दो, लेकिन माइकल ने अपनी बात से फिरना सही नहीं समझा। जब रॉबर्टा फाइल्स पढ़ रही थी तो मैनाफोर्ट सिक्योरिटी कैमरास से उस पर भी नजर रखे हुए था। सब कुछ और ज्यादा खतरनाक हो गया था। कुछ समय बाद जेसी ने शांत आवाज में माइकल से पूछा कि क्या उसका कोई परिवार है। माइकल ने सीधा जवाब दिया कि नहीं, कोई परिवार नहीं है मेरा। उसने बताया कि मुझे बीवी और बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि अगर फैमिली होती तो चीजें और ज्यादा मुश्किलों भरी हो जाती। उसने समझाया कि उसकी जिंदगी पहले ही खतरनाक और उलझी हुई थी, और अगर बीवी और बच्चे होते तो जान का खतरा और बढ़ जाता। जेसी ने थोड़ा दुखी होकर बताया कि मुझे मुश्किलों भरी जिंदगी भी मंजूर होती अगर उसकी माँ और उसका मामा वापस मिल जाते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने बैग से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला। वो जैक की ड्राइंग थी जो उसने खुद बनाई थी। उसने धीरे से कहा कि जैक तुम्हारा असली परिवार था। थोड़ी देर सफर करने के बाद दोनों अगले शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने अपने सिर झुका लिए और सीधा चलने लगे ताकि सिक्योरिटी कैमरास उनके चेहरे को रिकॉर्ड न कर सकें। वो हर तरफ देखकर चल रहे थे, लेकिन तभी एक कार वहां से गुजरी जिसके अंदर डैश कैम लगा हुआ था और उस कैमरे में उनका चेहरा कैप्चर हो गया। कुछ ही देर में मैनाफोर्ट को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। मैनाफोर्ट ने वीडियो फुटेज को एडिट किया। उसने वीडियो में से माइकल और जेसी को गायब करवा दिया ताकि कोई भी उन्हें ना देख पाए। फिर उसने उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट तुरंत वर्कमैन को भेज दिए। माइकल और जेसी एक लोकल चर्च के अंदर गए, जहां माइकल अपने पुराने दोस्त आर्थर से मिला। आर्थर ने बिना सवाल किए उन्हें अपनी कार में बैठाया और जंगल के बीच अपने घर ले गया। घर शहर से दूर पेड़ों के बीच शांत जगह पर था। किचन में जेसी ने कुछ अजीब सी दवाइयां देखी। बॉटल्स और स्ट्रिप्स देखकर उसे लगा कि ये सीरियस बीमारी की दवा है। इधर आर्थर ने माइकल को बताया कि जब वो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ रहा था तब उसने थिया सिस्टम बनाने में मदद की थी। उसके पास अभी भी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी पड़ी है। जब माइकल गायब हुआ था तो आर्थर ने सिस्टम से उसकी फोटो हटाकर किसी रैंडम आदमी की फोटो लगा दी थी ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन बाद में मैनाफोर्ट ने उसे टेररिस्ट ही बना दिया। माइकल ने आर्थर से कहा कि वो जेसी का ख्याल रखे जब तक वो बाहर जाकर लड़ाई खत्म करेगा। आर्थर ने दुखी होकर मना कर दिया। तब जेसी ने बीच में बोल दिया कि आर्थर को कैंसर है। उसे ये इसलिए पता चला क्योंकि आर्थर भी वही दवाई ले रहा है जो उसकी माँ ने मरने से पहले ली थी। जेसी को लगा कि माइकल उसे छोड़ना चाहता है। उसने कहा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चुपचाप चली जाऊंगी यहाँ से। वहीं आर्थर बताने लगा कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ये सुनकर माइकल ने एक पुराने ट्रैफिकर का एड्रेस पूछा जिसे वो लोग पहले जानते थे। आर्थर ने मना किया और कहा कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन माइकल ने कहा कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब वो निकलने वाले थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर वर्कमैन खड़ा था। उसने बिना देर किए गोलियां चलानी शुरू कर दी। माइकल तुरंत फर्नीचर के पीछे छुप गया। जैसे ही वर्कमैन कमरे में आया, माइकल ने शेल्फ उसके ऊपर गिरा दी। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उन्हें कमरे में जो भी चीज मिली वो एक दूसरे पर हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। कुर्सी, टेबल, लैंप सब टूट गए। इस धक्का मुक्की में एक बंदूक जमीन पर गिर गई। दोनों बेहतरीन ट्रेंड एजेंट्स थे तो काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार वर्कमैन ने माइकल को हरा कर उसे दबा दिया, लेकिन आखिर में वर्कमैन माइकल के ऊपर हावी होने लगा। जब वो माइकल को मारने ही वाला था तब जेसी ने बंदूक उठाकर उस पर तान दी और रुकने को कहा। वर्कमैन तुरंत उस पर झपटा और बंदूक छीन ली। तब माइकल ने पास में पड़ी हुई नेल गन उठाई और वर्कमैन पर कई बार वार किया। फिर वो जेसी को पकड़कर वहां से भागा।
वर्कमैन ने फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन तब तक माइकल और जेसी आर्थर के साथ कार में बैठकर निकल गए। वर्कमैन भागते हुए पीछे गोली चलाता रहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मैनाफोर्ट ने उसे मैसेज भेजा और पूछा कि काम खत्म हुआ या नहीं। वर्कमैन ने जवाब दिया कि नहीं। तब मैनाफोर्ट ने अपने असिस्टेंट से कहा कि टीम को तैयार करो। शहर पहुंचकर आर्थर ने माइकल को एक फोन दिया और खुद अलग हो गया। अब माइकल और जेसी अकेले ड्राइव कर रहे थे। जेसी ने कहा कि मुझे अपने साथ अगले आइलैंड पर साथ ले चलो। माइकल ने मना कर दिया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम एक बेहतर जिंदगी जियो। उधर रॉबर्टा को टेक्नीशियन ने बताया कि कोई थिया सिस्टम को चुपके से इस्तेमाल कर रहा है। तब उन्होंने ट्रैप तैयार किया। उधर लंदन में माइकल ने जानबूझकर कैमरास को अपना चेहरा रिकॉर्ड करने दिया। वो एक नाइट क्लब में गए तो बाउंसर ने उसे रोका। इस पर माइकल ने उसे तब तक पीटा जब तक उन्हें एंट्री नहीं मिल गई। मैनाफोर्ट ने कैमरा पर उनका चेहरा देखा और लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत ब्लॉक हो गया। अब रॉबर्टा को समझ आ गया कि मैनाफोर्ट उसके पीछे गेम खेल रहा है। क्लब के अंदर माइकल और जेसी ट्रैफिकर कमल से मिले। माइकल ने कहा कि जेसी के लिए भी एक नई पहचान बनानी है। कमल ने पूछा कि मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? माइकल ने कहा कि देख, मैं भी जानता हूं और तू भी। तूने बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन मैनाफोर्ट को दी है। बहुत सारे दुश्मन है तेरे जो ये जानते नहीं है कि तूने उन्हें पकड़वाया है। अगर मैं पकड़ा गया और ये बात मैंने लीक कर दी तो बहुत गंदा फंसेगा बेटा। फिर माइकल ने कैमरा में अपना चेहरा भी दिखा दिया, इसीलिए एजेंट जल्दी ही क्लब में पहुंचने वाले होंगे। अब कमल के पास उनकी मदद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर में पेपर रेडी हो गए। बोट 30 मिनट में निकलने वाली है। दोनों क्लब से निकलने लगे, लेकिन मैनाफोर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी थी। माइकल ने एक आदमी पर हमला करके उसे गिरा दिया और उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। तेज बजते म्यूजिक की वजह से किसी को पता नहीं चला। फिर माइकल ने एक टूटे हुए ग्लास से दूसरे एजेंट को भी मार दिया, लेकिन फिर जब तीसरे एजेंट को उसने गोली मारी तो लोगों को शक होने लगा। जेसी और माइकल बाथरूम कॉरिडोर की तरफ भागे, लेकिन वहां भी एक एजेंट मिल गया और शूट आउट शुरू हो गया। माइकल ने दुश्मन का ध्यान हटाकर जेसी को वापस क्लब में खींच लिया। वहां एजेंट्स ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। जेसी मदद करने आई, लेकिन एक आदमी ने उसे गिरा दिया। माइकल ने तुरंत उस आदमी को गोली मारी और अब क्राउड पैनिक में भागने लगा। हंगामे में एक एजेंट ने मौका पाकर जेसी को किडनैप कर लिया। उधर माइकल ने आर्थर को फोन किया। आर्थर सिक्योरिटी कैमरास से किडनैपर को फॉलो कर रहा था और वो लगातार बता रहा था कि किस तरफ जाना है। जैसे ही जेसी को एक वैन के पीछे फेंका गया, उसी वक्त रॉबर्टा की टीम भी पहुंच गई और रोड को ब्लॉक कर दिया। माइकल को लगा कि वो भी दुश्मन है। उसने कुछ फौजियों को पीटकर रास्ता खोला और भागता रहा। वैन मिलते ही मैनाफोर्ट के एजेंट्स ने उसे घेर लिया। माइकल ने एक एक करके सबको गिरा दिया और जेसी तक पहुंच गया। तभी वर्कमैन वहां आया, लेकिन तब तक दोनों ने एक बाइक चुरा ली और भाग गए। समुद्र के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर जेसी रो रही थी। वो माइकल के बिना नहीं जाना चाहती। तभी अचानक गोली की आवाज आई। माइकल ने जेसी को बोट पर धक्का दिया और उसे सेफली वहां से निकाल दिया। इसके बाद माइकल और वर्कमैन ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। फिर दोनों अपने हाथों से लड़ने लगे। पाइप और चेन से अटैक किया। वर्कमैन माइकल का गला घोटने लगा, लेकिन माइकल ने उसे नीचे गिरा दिया और चेन से कई बार मारा। आखिर में उसने चेन को पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सर पर जोरदार वार किए और उसे मार डाला। कुछ समय बाद अपने बड़े घर में मैनाफोर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। 2 गार्ड जमीन पर मरे पड़े थे। जब वो मुड़ा तो माइकल कमरे में खड़ा था। दोनों ब्लैक काइट प्रोजेक्ट पर बहस करने लगे। आखिर में माइकल ने सीधी गोली उसके सर में दाग दी। 3 महीने बाद स्पेन में जेसी एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। रॉबर्टा और उसकी टीम उसे दूर से देख रही थी, इस उम्मीद में कि कभी तो माइकल वापस आएगा। जेसी एक कैफे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तब कैमरा थोड़ा हिल गया और रॉबर्टा जेसी को देख नहीं पा रही थी। वेट्रेस ने एक बैग लाकर जेसी को दिया और अंदर एक चेस का पीस था। रोड के उस पार माइकल था जो आखिरकार उसे लेने आया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली